नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। बिहार में मंत्रिमंडल बनने के बाद मंत्रियों के शपथ लेने के बाद लगभग 2 दिन बाद मंत्रिमंडल में किसको कौन सा विभाग मिलेगा, यानी विभाग बंटवारे का काम भी हो गया है। लेकिन इस विभाग बंटवारे में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को कमज़ोर करने की कोशिश की है, कमज़ोर दिखाने की कोशिश की है और ये भी संकेत दिया है कि जो ये चर्चाएं लगातार चल रही हैं कि ये सरकार कितनी स्थायी होगी, उसको लेकर चर्चाएं और भी ज़्यादा ये मजबूत हो गई हैं, ये आशंकाएं। गृह विभाग जो पिछले 20 साल से नीतीश कुमार के ही पास रहा करता था, इस बार वो भारतीय जनता पार्टी के पास चला गया है और भारतीय जनता पार्टी में भी डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के पास चला गया है, जिनके खिलाफ तमाम आरोप और गंभीर मामलों में उनके खिलाफ मामले दर्ज थे। उसको लेकर प्रशांत किशोर ने पूरे चुनाव के दौरान सवाल उठाए थे। उन्हीं सम्राट चौधरी को दे दिया गया है गृह मंत्रालय को लेकर अब। लेकिन हालांकि ये है कि अब इस गृह मंत्रालय को देने की मजबूरी क्यों पड़ी, क्यों विवश हुए नीतीश कुमार, इस पर तमाम चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन ये समझा जा सकता है कि ये विभाग अगर उन्होंने दिया है तो आसानी से नहीं दिया है, क्योंकि इसके लिए लगभग 2 दिन तक माथापच्ची करनी पड़ी है बीजेपी और जेडीयू के नेताओं को। इसके अलावा चुनाव आयोग की जो भूमिका है, बिहार चुनाव से लेकर उससे पहले महाराष्ट्र चुनाव, हरियाणा चुनाव और दिल्ली के विधानसभा चुनाव में, यानी जो वोट चोरी का मुद्दा है वो गर्माता चला जा रहा है। विपक्ष इस वोट चोरी के खिलाफ एक बड़े विरोध प्रदर्शन की तैयारी में है। विरोध प्रदर्शन शुरू भी हो गए हैं और अब 14 दिसंबर को दिल्ली में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन होगा। कांग्रेस पार्टी ने इसका ऐलान किया है। इसके अलावा जगह जगह तमाम जगहों पर प्रदर्शन अभी भी जारी है और ये लगातार होते रहेंगे। उस कार्यक्रम की एक रूपरेखा तय हो रही है। तमाम सवाल उठ रहे हैं कि किस तरीके से वोट चोरी करके सरकार बनाई गई है और लगातार बन रही है, चाहे महाराष्ट्र हो या बिहार हो। और इधर जिस तरीके से हड़बड़ी में है चुनाव आयोग 12 राज्यों में SIR कराने को लेकर, किस तरीके से BLOs पर दबाव बनाया जा रहा है, तमाम BLOs जो है वो सुसाइड करने पर मजबूर हो रहे हैं, उसको लेकर भी एक बड़ी बहस छिड़ गई है कि आखिर कौन सी हड़बड़ी है चुनाव आयोग को कि SIR तत्काल उसको कराना है। ये बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। लेकिन पहले बात करते हैं बिहार में जिस तरीके से गृह मंत्रालय का बंटवारा हुआ है और नीतीश कुमार को मजबूर होना पड़ा है ये विभाग सम्राट चौधरी को देने को, उससे क्या संकेत मिल रहे हैं अमलेंदु जी? हाँ, देखिए समीर जी, ये इससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि अब नीतीश कुमार की कुर्सी ज़्यादा दिन तक सही सलामत नहीं होगी। ये साफ तौर पर RJD कह रही है और इसलिए कहा जा रहा है ये कि चूंकि गृह विभाग जो है वो एक तरीके से किसी भी मुख्यमंत्री के लिए रीढ़ की हड्डी हुआ करता है और इसलिए हुआ करता है चूंकि कानून व्यवस्था को लेकर जो सवाल उठते हैं वो जिम्मेदारी गृह मंत्री की ही हुआ करती है कानून व्यवस्था को लेकर। अभी तक जो नीतीश कुमार को सुशासन बाबू कहा जाता था तो इसलिए कहा जाता था कि कानून व्यवस्था था उन्होंने बिहार में ठीक कर दी थी। और जिस जंगल राज की बात करके जो मोदी जी चुनाव लड़े और नीतीश कुमार भी चुनाव लड़े, तो जंगल राज इसलिए कहा जाता था कि साहब लालू प्रसाद यादव जो थे वो कानून व्यवस्था नहीं संभाल पाए थे। लेकिन अब जो सुशासन बाबू थे, अगर गृह विभाग उनके पास नहीं है और कानून व्यवस्था अगर सम्राट चौधरी जो बीजेपी की तरफ से उप मुख्यमंत्री हैं उनके पास है, तो इसका मतलब कि अब कानून व्यवस्था नीतीश कुमार के हाथ से निकल गई। तो सबसे पहला तो ये कि नीतीश कुमार की जो सुशासन बाबू की छवि थी, पहला डेंट जो है, पहला एक तरीके से कहा जाए जो हथौड़ा जो है वो बीजेपी ने उनकी उस छवि पर मारा है, उनसे गृह विभाग छीन कर। तो ये साफ तौर पे। दूसरा कि सम्राट चौधरी को जिस तरीके से पेश किया जा रहा है, और आपको याद होगा कि जब घोषणा पत्र जारी किया गया था उस समय भी 7 सेकंड में ही नीतीश कुमार तो बाहर निकल गए थे, लेकिन सम्राट चौधरी रुके रह गए थे और उस घोषणा पत्र पर सारी बात जो थी वो सम्राट चौधरी ने की थी। और अमित शाह जब पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था कि आप इनको बड़ा आदमी बना देंगे। तो अब बड़ा आदमी बनाने की तरफ बीजेपी बढ़ चुकी है। सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार से कब ले ली जाएगी मुख्यमंत्री की कुर्सी और कब सम्राट चौधरी बना दिए जाएंगे, ये चर्चाएं भी अब जो है विपक्ष के हलचल खेमे में शुरू हो गई हैं। तो ये इसलिए ये कहा जा रहा है कि ये नीतीश कुमार के साथ बहुत बड़ा खेल जो है वो बीजेपी ने कर दिया है और कभी भी नीतीश कुमार की कुर्सी जा सकती है। जब गृह विभाग बीजेपी के पास है तो फिर अब पुलिस प्रशासन जो है उसके जिम्मेदार अब
सम्राट चौधरी हैं, तो जमीन पे जो बहुत सारे खेल होते हैं वो सारे खेल अब मुख्यमंत्री कार्यालय से नहीं होंगे, वो अब गृह मंत्री के कार्यालय से। सम्राट चौधरी के कार्यालय से होंगे। अब गृह विभाग उनके पास है। हालांकि बिहार का जो प्रशासनिक सिस्टम है उसमें सामान्य प्रशासन विभाग भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है और गृह मंत्रालय के साथ साथ इन दोनों विभागों की भूमिका जो है वो कानून व्यवस्था में होती है और सामान्य प्रशासन विभाग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ही पास है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या सम्राट चौधरी अगर कोई फैसला ले रहे हैं तो क्या नीतीश कुमार उसको मना कर देंगे? कैबिनेट में भी सबसे ज़्यादा जो सदस्य हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो ये अगर टकराव की स्थिति आती है तो उसमें भारी पड़ेंगे बीजेपी के ही नेता और बीजेपी के ही मंत्री। खैर, अब देखना है कि इसमें किस तरीके से नीतीश कुमार अभी और किन चीज़ों के लिए सरेंडर करेंगे बीजेपी के नेताओं के आगे, क्योंकि जिस तरह से सरकार बनाने से लेकर और पूरी ये भूमिका दिखाई पड़ रही है वो ऐसा लग रहा है कि वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के मन मुताबिक ही हो रहा है। अब विपक्ष भी इसको लेकर सवाल उठा रहा है और आरजेडी के प्रवक्ता हैं मृत्युंजय तिवारी, वो साफ कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के लिए सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी दी गई है। इसके अलावा जिस तरह से पिछले 1 साल से वो बीजेपी ही एक तरह से वहां पर सरकार चला रही थी, वही काम इस सरकार में भी जब तक नीतीश कुमार रहेंगे मुख्यमंत्री, दरअसल वो भारतीय जनता पार्टी ही सरकार चला रही होगी। अमलेंदु जी, सुनेंगे मृत्युंजय तिवारी को भी, लेकिन ये बड़ा आरोप है और आरोप ही नहीं, पिछले 1 साल से लगातार बहुत सारी चीजें दिखाई भी पड़ रही थी पिछली सरकार में। हाँ बिल्कुल, पिछली सरकार में भी दिखाई पड़ रही थी और समीर जी ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि ये जो चीज़ें हो रही हैं ये सारी चीज़ें जो पिछले समय भी जब हुआ कि साहब ये खराब स्थिति है और कानून व्यवस्था खराब हो रही है, उसमें भी यही कहा जा रहा था कि ये कानून व्यवस्था खराब इसलिए हो रही है कि बीजेपी जो पर्दे के पीछे से चला रही है, तो पर्दे के पीछे से जो कुछ चल रहा है तो इसी वजह से कानून व्यवस्था खराब हुई। और देखा हमने किस तरीके से बिहार में जो है एक समय से पहले जो उसको राक्षस राज तक जो है विपक्ष कहने लग गया था नीतीश राज को कि ये राक्षस राज है और बीजेपी इसको पर्दे के पीछे से चला रही है, तो ये चीज़ें सामने आने लगी। तो इसलिए साफ तौर पर समझा जा सकता है कि गृह मंत्री अगर मतलब गृह मंत्रालय अगर मुख्यमंत्री के पास नहीं है तो फिर कानून व्यवस्था खराब अगर होती है तो उसकी जिम्मेदारी वैधानिक तौर पर एक तरीके से कहा जाए, नैतिक तौर पर वो तो होगी सम्राट चौधरी की, गृह मंत्री की, लेकिन ओढ़ेंगे उसको नीतीश कुमार। जी बिल्कुल, इसीलिए अब मृत्युंजय तिवारी कह रहे हैं कि ये कुर्सी पर तो बैठे रहेंगे नीतीश कुमार, लेकिन सरकार चलाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। सुनते हैं क्या कहा है मृत्युंजय तिवारी ने, आरजेडी के प्रवक्ता। लगातार हम लोग बोल ही रहे थे कि सिर्फ आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कुर्सी दे दी जाएगी मुख्यमंत्री की, लेकिन राज बीजेपी चलाएगी, राज करेगी और बिहार गृह बीजेपी का अब आदरणीय नीतीश कुमार जी को सोचना है। अब मुख्यमंत्री की कुर्सी भी बीजेपी बहुत जल्द लेगी, ये भी देख लीजिएगा। तो अब जेडीयू को भी बीजेपी खत्म करेगी, ये भी होगा। जो कहे गए थे श्री तेजस्वी यादव जी के द्वारा, विपक्ष के द्वारा, वो सब होगा। अब आदरणीय नीतीश कुमार जी का उनसे तो अभी गृह विभाग छीना गया है, अब मुख्यमंत्री की कुर्सी भी छीनी जाएगी। ये भी दिन देखने के लिए नीतीश जी को तो ये किस तरीके से अब बिहार में ये दांव पेच अभी भी चल रहा है और ये लगातार चलता रहेगा। और जिस तरीके से ये गठबंधन की सरकार है, बीजेपी और जेडीयू दोनों के पास लगभग बराबर सीटें हैं, तो ये यहीं नहीं रुकेगा। अभी इसमें बहुत सारे दांव पेच आएंगे, नीतीश कुमार के भी दांव पेच दिखेंगे। हालांकि अब ये भी है कि जब गृह मंत्रालय या कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ेगी तो नीतीश कुमार के पास भी एक पॉइंट रहेगा कि कानून व्यवस्था, या जेडीयू के पास रहेगा कि वो बीजेपी के नेता संभाल रहे हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें अभी देखने को बाकी हैं और सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि इन सारी परिस्थितियों में स्पीकर की कुर्सी किसके पास आती है। हाँ, स्पीकर की कुर्सी किसके पास आती है, बहुत कुछ ये बचेगा। हो सकता है कि ये समझौता हो गया हो शायद कि स्पीकर जो है वो जेडीयू को मिलेगा तो गृह मंत्रालय आप जो है बीजेपी को दीजिए, इस तरह की भी चीज हो सकती है। क्योंकि नीतीश कुमार इतनी आसानी से छोड़ नहीं देंगे स्पीकर का पद। गृह मंत्री तो एक बार को छोड़ सकते हैं कि ठीक है सुशासन बाबू होता रहेगा, कोई बात नहीं रहेंगे सुशासन बाबू, सरकार तो चलती रहेगी। लेकिन अगर स्पीकर अपना नहीं हुआ तो सरकार ही नहीं चलेगी, पार्टी नहीं बचेगी।
तो ये इसलिए बड़ा मुश्किल है कि नीतीश कुमार जो हैं वो स्पीकर की कुर्सी छोड़ दें। तो अब देखना होगा कि ये किसके साथ आता है, किसका नहीं आएगा, लेकिन ये साफ तौर पे देखा जा सकता है कि किस तरीके से नीतीश कुमार को अब साइड लाइन करने की कोशिशें जो हैं वो बीजेपी की तरफ से सरकार बनते ही शुरू हो गई हैं। समीर जी जी बिल्कुल, कोशिशें ये शुरू हो गई हैं और क्या कुछ चलेगा, जो सरकार की स्थिरता को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं वो सवाल अभी बने रहेंगे कि ये सरकार कब तक चलेगी, नीतीश कुमार को बीजेपी कब तक मुख्यमंत्री बनाएगी। हालांकि जब तक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं तब तक भी ऐसा लग रहा है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी ही चलाती रहेगी, जैसा कि मृत्युंजय तिवारी कह रहे हैं। और जैसा कि जब मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा हुआ तो गृह मंत्रालय देना पड़ा नीतीश कुमार को, बीजेपी को, यानी सम्राट चौधरी को। लेकिन एक बात और भी है अमलेंदु जी की भारतीय जनता पार्टी इसके जरिए क्या मैसेज देना चाहती है। जिन सम्राट चौधरी के ऊपर दर्ज तमाम दर्जनों मुकदमों की बात हो रही थी, गंभीर अपराधों में मुकदमे दर्ज थे, उन्हीं सम्राट चौधरी को गृह मंत्री बनाया जा रहा है। ये किस तरह का संदेश है। और दूसरी बात ये कि अब अपने खिलाफ लगे जो तमाम मुकदमे हैं उनको वापस लेने का काम शुरू करेंगे खुद गृह मंत्री जी। हाँ, नहीं वो तो खैर करेंगे ही, जाहिर सी बात है, और गृह मंत्री वापस लेंगे। और उत्तर प्रदेश में भी जो है वापस लिए गए, मुख्यमंत्री से लेकर और कई मंत्रियों तक पर, तो ये तो मुकदमे वापस लिए ही जाएंगे। लेकिन मोदी जी ने एक साफ संदेश दे दिया है कि अगर उनका कोई व्यक्ति है और उस पर कितने भी आरोप हों तो वो पाक साफ है, एकदम वॉशिंग मशीन में धुला हुआ है, किनोपाल से चमकता हुआ है। और दूसरा अगर पाक साफ भी है तो भी जो है वो भ्रष्ट है और वो जंगल राज का समझा जाएगा। ये उन्होंने दे दिया है। अब कितने भी आपने दिए हों, मतलब उनके मुकदमे हो या हो नहीं हो, लेकिन सवाल तो है कि मुकदमे जब हैं और वो किसी भी स्तर के हो तो मुकदमे तो हैं, तो अब आपने गृह मंत्रालय क्यों दे दिया है। आपको याद होगा समीर जी की तस्लीमुद्दीन जो थे वो केंद्र में गृह राज्य मंत्री बन गए थे जब यूनाइटेड मोर्चे की सरकार थी, और उसमें बड़ा बवाल मचा था, साहब इनके ऊपर मुकदमे हैं, इनके ऊपर मुकदमे हैं। और यही बीजेपी ऊधम साहब को, अब ये तस्लीमुद्दीन पे तो उसमें बताया था 6 या 7 मुकदमे थे। अब यहाँ तो जो 50 से ज्यादा मुकदमे बताए जाते हैं चौधरी साहब के ऊपर। तो अब बीजेपी क्या कह रही है, अब बीजेपी किस तरीके से कहेगी साहब राजनीति में अपराधीकरण। और सम्राट चौधरी के लिए तो साफ तौर पर जो बीजेपी के नेता थे आर के सिंह, जिन्होंने अब बीजेपी छोड़ दी, उन्होंने तो बाकायदा नाम लेकर कहा था और वोट ना देने की लोगों से अपील की थी। वोट ना देने की लोगों से अपील की थी। और पूरे चुनाव बीजेपी ने छेड़ा नहीं ना आर के सिंह को। तो चुनाव खत्म होने के बाद फिर उनको नोटिस इशू किया गया, तो नोटिस के साथ ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो ये अब जिस तरीके से किया है बीजेपी ने वहाँ, और जो ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि ये एक भारी दबाव नीतीश कुमार के ऊपर है। और जैसा कि मृत्युंजय तिवारी दावा कर रहे हैं कि सरकार बीजेपी चलाएगी और जिस दिन चाहेगी उस दिन कुर्सी ले लेगी नीतीश की। अब ले लेगी या नहीं ले पाएगी ये आने वाला समय बताएगा, क्योंकि कहा तो अभी भी जा रहा था कि नीतीश कुमार की कुर्सी ले लेगी, लेकिन नीतीश कुमार ने अंगद का पांव टिका दिया, बीजेपी नहीं ले पाई कुर्सी। तो अब ये नीतीश कुमार की अपनी समझदारी और जो राजनीतिक कुशलता है उस पर निर्भर करेगा कि 20 साल से वो जिस तरीके से बीजेपी को नचाते रहे अपनी उंगलियों पे, तो अब क्या अब भी नचाते रहेंगे या बीजेपी अब उन्हें अपनी उंगलियों पे नचाएगी। जी बिल्कुल, ये कि अब हालांकि नीतीश कुमार के पास विकल्प जरूर मौजूद है, लेकिन जैसे हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं कि ये विकल्प कब तक उनके साथ विकल्प बने रहेंगे। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार जब चाहेंगे तब इसका उपयोग कर लेंगे, क्योंकि बीजेपी उनको मुख्यमंत्री बनाकर अभी उन पर तमाम और भी दबाव डालेगी। तो ये तो है कि किस तरीके से बीजेपी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के बावजूद सरकार अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रही है। लेकिन दूसरी ओर इस सरकार पर भी सवाल लगातार बने हुए हैं कि ये सरकार बनी कैसे है, सरकार पर किस तरीके से चुनाव आयोग की जो भूमिका रही है, वोट चोरी का मुद्दा और भी ज्यादा गर्म होता जा रहा है। और दूसरी ओर दूसरे आरोप भी लग रहे हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को एक सपाट एक जमीन तैयार की गई उसके लिए ताकि वो चुनाव जीते और अपनी जीत को जस्टिफाई भी करे। प्रशांत किशोर जो जनसुराज पार्टी के नेता हैं उनको भी जबरदस्त असफलता हासिल हुई, इसमें काफी ज्यादा उनका भी प्रचार प्रसार था, लेकिन वो सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि यहां पैसे देकर, लोगों को रिश्वत देकर वोट खरीदे गए हैं और चुनाव आयोग ने बाकायदा उसमें एनडीए की, बीजेपी की मदद की है। सुनते हैं क्या कहा है प्रशांत किशोर ने।
और इसके अलावा वोट चोरी के आरोप तमाम लगी रहे हैं। वोट चोरी को लेकर अब बड़े प्रदर्शन की भी तैयारी हो रही है। तो कई तरह के जो आरोप हैं इस सरकार पर, यानी जो सरकार बनी है कि कैसे अवैध तरीके से बनी है, ये विपक्ष लगातार कह रहा है। हाँ, ये विपक्ष लगातार कह रहा है और ये सवाल समीर जी लगातार उठ रहे हैं कि नीतीश कुमार से बीजेपी कुर्सी छीन लेगी। झारखंड में कांग्रेस के नेता हैं राकेश सिन्हा, उनका भी साफ तौर पर कहना है कि अभी तो बना दिया है लेकिन बीजेपी जल्दी ही राकेश सिन्हा से कुर्सी छीन लेगी। और ये बात नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने से पहले राशिद अलवी जो हैं वो कह ही चुके हैं, राशिद अलवी। तो राशिद अलवी साफ तौर पर कह चुके थे कि भाई ये ऐसा करेगी, चूंकि अगर आप आज बना भी देगी तो 6 महीने बाद आपसे खींच लेगी। तो अब ये कहा जा रहा है कि 6 महीने बाद या 3 महीने बाद या 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव जो होने हैं फरवरी मार्च में, उसके बाद जब भी खींचेगी तब तक करेगी कुछ ना कुछ बीजेपी। और ये होगा। तो राकेश सिन्हा भी जो है यही बात कह रहे हैं कि अभी तो बन गए हैं लेकिन नीतीश कुमार से बीजेपी कुर्सी छीन लेगी। बिल्कुल। तो सुनेंगे झारखंड के जो कांग्रेस के नेता हैं राकेश सिन्हा, उनको भी। लेकिन एक दिलचस्प बात इसमें यह है कि बीजेपी ये दबाव बना भी रही है और वो दबाव उसका मैसेज भी दे रही है लोगों में कि हाँ वो ऐसा कर रही है। और इस सम्राट चौधरी को गृह मंत्री की कुर्सी देना और मुख्यमंत्री पर दबाव देकर उनको गृह मंत्री अपना बनाना, ये इसका जो एक जीता जागता उदाहरण है। सुनते हैं राकेश सिन्हा को, कांग्रेस के नेता हैं झारखंड में, क्या कह रहे हैं। नीतीश जी मुख्यमंत्री बनने के लिए अपना समर्पण कर दिया है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। मतलब घुटना टेक दिया है नीतीश जी ने। क्योंकि नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति अगर घुटना टेक दे तो समझ में आता है कि अब बिहार की स्थिति क्या होगी। और यही भारतीय जनता पार्टी चाह रही थी। और अब हमें लगता है कि कुछ दिनों के बाद, 6 महीना साल भर के बाद, भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के पद से हटा करके अपना मुख्यमंत्री बैठाएगी। अब नीतीश जी पूरी तरह खत्म हो चुके हैं बिहार से। उनका समर्पण, प्रधानमंत्री को पैर छूना, यह बता देता है कि नीतीश जी की अब स्थिति ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। तो नीतीश कुमार की स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है, ये कह रहे हैं राकेश सिन्हा। और वो दिखाई भी पड़ रहा है कि कैसे अब नीतीश कुमार मंत्रिमंडल का अपने जब विभागों का भी बंटवारा कर रहे हैं तो उसमें भी बीजेपी का किस तरीके से दबाव है। 20 साल बाद उनको गृह विभाग का जिम्मा छोड़ना पड़ा और वो हैंडओवर करना पड़ा सम्राट चौधरी को। अब इन परिस्थितियों में कैसे वो सरकार चलाएंगे, सीधे तौर पर जो विपक्षी नेता कह रहे हैं वो दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ मुख्यमंत्री भले ही नीतीश कुमार है लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी ही चलाएगी और अपने तरीके से चलाएगी। अब देखना है आगे क्या क्या होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकार बनी कैसे है। सरकार की वैधता पर ही सवाल उठ रहे हैं कि कैसे वोट चोरी के जरिए बनी है और यहाँ चुनाव आयोग ने एनडीए की सरकार बनाने में अपनी पूरी जो प्रतिष्ठा है, गरिमा है, उसको ध्वस्त कर दिया। पूरी तरीके से जो एक पक्षपात होता है वो साफ तौर पर दिखाई पड़ा है। प्रशांत किशोर को सुनते हैं, सीधे आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पूरे सारे वोट जो है वो रिश्वत देकर खरीदे गए हैं और वोट चोरी के आरोप तो लगातार लगे ही रहे हैं। पहले प्रशांत किशोर को सुनते हैं, क्या कहा है उन्होंने। पश्चिम चंपारण के सुदूर भितिहरवा गांव में गांधी आश्रम पर आप सब जुटे हैं। 2-3 बातें। पिछले 6-7 दिन बहुत कठिन समय रहा है। इसलिए नहीं कि जनसुराज चुनाव हार गया, इसलिए कि बिहार में लोकतंत्र के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय हुआ है और जनसुराज की सोच से जुड़े हुए लोग, जनसुराज को मानने वाले लोग, जनसुराज परिवार के सदस्यों के लिए गांधी जी का भितिहरवा स्थित ये आश्रम हमेशा से प्रेरणा का स्रोत रहा है। तो जब हम लोगों के लिए ये कठिन समय रहा है तो हम लोग वहां पर वापस आए हैं जहां से इस सोच की, जहां से इस अभियान की शुरुआत करी थी आज से 3.5 साल पहले। यहीं से चंद लोगों ने पैदल चलना हम लोगों ने शुरू किया था। देखते देखते 2-2.5 बरस में जनसुराज
लाखों लोगों का परिवार बन गया, लाखों लोग इस सोच से जुड़े। और सबसे बढ़ के बिहार में लाखों ऐसे लोग हैं जिनके मन में ये आशा जगी कि बिहार में भी कुछ बदल सकता है, बिहार में भी व्यवस्था बदल सकती है, बिहार में भी बच्चों के लिए पढ़ाई हो सकती है, यहाँ पर भी रोजगार हो सकता है, यहाँ पर से भी पलायन बंद हो सकता है। लोकतंत्र में चुनाव में हार जीत होती रही है, हम लोग चुनाव से जुड़े रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है, नई घटना नहीं है। लेकिन लोकतंत्र की बुनियाद में है वोट। सबको वोट देने का, स्वतंत्र होकर वोट देने का अधिकार होना चाहिए। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब समाज का जो गरीब तबका है उसका वोट खरीद लिया गया। ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूं, 75 साल के देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि सरकार ने गरीब तबके के करोड़ों वोट 10-10 हजार रुपए में खरीदा है, 5.5 रुपया दैनिक के हिसाब से। ये साधारण बात नहीं है। आप जब संविधान लिखा जा रहा था तो बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा है, जाकर पढ़िए। उन्होंने कहा कि मैं देश, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारत उन चंद देशों में है जहां आजादी के बाद पहले दिन से यूनिवर्सल वोटिंग का राइट है कि गरीब से गरीब आदमी भी, अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो, किसी वर्ग का हो, किसी जाति, किसी धर्म का हो, उसको वोट देने का अधिकार है। अमेरिका जैसे देश में यह अधिकार मिलने में 10 को लग गए। इस देश में यह अधिकार रहा है। और बाबा साहब ने कहा कि मैं लोगों को हथियार नहीं, उनको वोट का अधिकार दे रहा हूं। और वो वोट के अधिकार से ही पूरी व्यवस्था बनती चलती है। सरकार चुनाव के पहले योजना निकालती है कि जो लोग भी गरीब हैं, जो लोग, आप जो कैबिनेट का डिसीजन है उसको पढ़िए, उसमें लिखा गया है कि जो लोग भी इनकम टैक्स नहीं देते हैं और जो सरकारी नौकरी नहीं करते हैं, वो सारे परिवार के लोग, उनको 2-2 लाख रुपया दिया जाएगा रोजगार करने के लिए। और फिर अगले 1 महीने तक सरकारी व्यवस्था लगाकर महिलाओं को 10-10 हजार रुपए देकर उनका वोट खरीदा जाता है। उनके पीछे सरकार की व्यवस्था लगती है, वो पैसा लेकर बदल ना जाए। उनको जीविका के समूहों से जोड़ा गया, उनको जीविका की दीदियों को उनके पीछे लगाया गया कि भाई तुम जाकर इसी पर वोट करना। ये हुआ है तब आपको ये प्रचंड बहुमत दिख रहा है। कल गांधी मैदान में लोग शपथ ले रहे हैं, शुचिता की शपथ ले रहे हो। हम लोग नीतीश कुमार को ईमानदार व्यक्ति मानते हैं। तो सीधे तौर पर कह रहे हैं, और कई बार इन्होंने कहा कि ये वोट ये खरीदे गए हैं पैसे देकर, और एक तरीके से रिश्वत दी गई है, सरकार ने रिश्वत दी है, चुनाव आयोग खामोश रहा है। अमलेंदु जी उस दौरान भी लगातार आरजेडी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से ट्वीट हो रहे थे और चुनाव आयोग में शिकायतें दर्ज कराई जा रही थी कि अभी भी लोगों के अकाउंट में 10-10 हजार रुपये भेजे जा रहे हैं। कोई सुनने वाला नहीं था। बिल्कुल कोई सुनने वाला नहीं था, भेजे जा रहे हैं। उस पर तो क्लीन चिट भी दे दी गई कि भाई ये चूंकि घोषणा पहले हो चुकी थी तो चुनाव के बीच में दिए जा सकते हैं। तो घोषणा हो गई थी, चुनाव के बीच में दिए जा सकते हैं, तो और जगह भी फिर दिए जा सकते होंगे। फिर जहां और राज्य हैं वहां भी दिए जाएंगे फिर। तो फिर तब तो चुनाव को तो आपत्ति नहीं। हम लोग जानते हैं कि पहले के चुनाव में पुरानी घोषणाओं को भी उस समय के लिए बंद कर दिया जाता था जब तक आचार संहिता लगी रहती थी। आचार संहिता लगी रहती थी, और खास तौर से जो डायरेक्ट बेनिफिट वाली होती थी उसमें तो रोक लगी जाती थी। लग जाती थी, जी हाँ। तो यहाँ तो डायरेक्ट बेनिफिट, और आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री की जो किसानों को योजना थी वो भी चुनाव के दौरान दी गई थी राशि, उस पर भी खूब बवाल हुआ था। तो ये इस तरीके से ये जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि साहब वोट खरीदे गए हैं, तो प्रशांत किशोर पार्टी के मुखिया हैं, उनकी पार्टी चुनाव लड़ी, तो वो कुछ भी आरोप लगा सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन आम मतदाता जो है, आम जनमानस जो है, वो तो इस चीज़ को देख रहा है ना कि किस तरीके से मतलब जहाँ बीजेपी शासित राज्य हैं या जहाँ बीजेपी के समर्थन की सरकारें हैं, उनको आदर्श चुनाव आचार संहिता तोड़ने की पूरी छूट दी है, पूरी छूट है। बाकी जगह आप जो है कस देते हैं नकेल। तो ये चुनाव आयोग के ऊपर सवाल उठाए, लेकिन चुनाव आयोग पर सवाल तो उठ ही रहे हैं समीर जी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार काफ़ी ज़्यादा संकट में अब घिरते हुए दिखाई पड़ते हैं। हालांकि उनको एक कानून के द्वारा मोदी सरकार ने सुरक्षा प्रदान कर दी है कि उनके खिलाफ FIR नहीं हो सकती, उनके खिलाफ कोई
कोई मुकदमा नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके बावजूद काफ़ी ज़्यादा सवालों के घेरे में हैं। और सबसे ज़्यादा सवालों के घेरे में तब आ गए जब 272 तथाकथित प्रतिष्ठित लोगों ने राहुल गांधी को चिट्ठी लिख दी चुनाव आयोग को और ज्ञानेश कुमार के मसले को लेकर। वो प्रतिष्ठित लोग खुद अब बेनकाब हो रहे हैं। नहीं, वो खुद उन्होंने क्या कुछ किया वो है? प्रतिष्ठित जो है सबसे हाँ, कि प्रतिष्ठित नहीं, वो उन प्रतिष्ठित पे बहुत ज़्यादा सवाल हैं और ये उनकी सब जो है कुंडलियाँ निकल कर आ गई हैं कि किसने क्या क्या कर्म किए हैं अपने नौकरी के दौरान, नौकरी के बाद भी वो क्या क्या कर्म करते हैं, वो सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। इसको लेकर पवन खेड़ा जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने बहुत तीखा हमला बोला है और कहा है कि हर शाख पे ज्ञानेश बैठा है तो अंजाम देश क्या होगा। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर ये कि यहाँ एक इतने बड़े आरोप लग रहे हैं, सीधे वहाँ पर विपक्ष के नेता, पूरा विपक्ष एकजुट होकर तमाम दस्तावेज, तमाम जो एविडेंस है वो निकाल कर ला रहा है, लेकिन चुनाव आयोग रिटायर्ड लोगों को अपने पक्ष में तैयार कर रहे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने तैयार किया हो या सरकार ने किया हो, जिसने भी किया हो, लेकिन 272 लोगों की जो सूची, हस्ताक्षर जो दिया गया उनके पक्ष में, वो सारे के सारे लोग भी अब सवालों के घेरे में हैं। और मुख्य चुनाव आयुक्त से अब ये पूछा जा रहा है कि आखिर इन सब की क्या ज़रूरत है। आप विपक्ष के सवालों का जवाब दीजिए, आपसे तो सिर्फ यही पूछा जा रहा है, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त के पास उन सवालों के जवाब नहीं है जो विपक्ष पूछ रहा है। सुनते हैं क्या कहा है पवन खेड़ा ने ज्ञानेश कुमार को लेकर, मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर। बर्बाद जमहूरियत करने को एक ही ज्ञानेश काफी है। हर शाख पे ज्ञानेश बैठा हो, अंजाम जमहूरियत क्या होगा। अभी कुछ महीनों से लगातार राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी सबूतों के साथ सवाल पूछ रही है, चुनाव आयोग से सवाल पूछ रही है। भारतीय जनता पार्टी प्रयास करती रहती है जवाब देने का, नहीं दे पाती। अब भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रॉक्सी कैंपेन शुरू किया। 272 तथाकथित प्रतिष्ठित नागरिकों से एक चिट्ठी लिखवाई राहुल जी को। उस चिट्ठी में कोई तर्क नहीं मिलेगा, कोई तथ्य नहीं मिलेंगे, कोई जवाब नहीं मिलेंगे। उस चिट्ठी का लब्बो लबाब, उसकी भावना यह है कि जो चल रहा है उसको चलने दो, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। आमतौर पे समाज क्या उम्मीद करता है, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स से, अफसरों से क्या उम्मीद करता है कि उनके अनुभव का लाभ समाज को मिलेगा, उनके प्रभाव का लाभ समाज को मिलेगा, वो थोड़ा दबाव डाल सकेंगे सरकारों पर, अपने अपने इलाकों में कुछ काम कर सकेंगे और लोकतंत्र को मजबूत करेंगे। लेकिन इन प्रतिष्ठित नागरिकों ने उल्टा ज्ञानेश कुमार को चिट्ठी लिखने की जगह राहुल गांधी को लिखी। ज्ञानेश कुमार से जवाब दिलवाइए ना। सवाल बहुत हैं, सबूत बहुत हैं, हरियाणा के सबूत हैं, महाराष्ट्र के सबूत हैं, कर्नाटका के सबूत हैं, बिहार के एसआईआर के सबूत हैं। नहीं, इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो कुछ केसेस से बचना चाहते हैं। इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो इस सरकार से कुछ रेवड़ियां लेना चाहते हैं। एक महानुभाव तो ऐसे हैं जो 3 करोड़ के साथ इनकम टैक्स की रेड में पकड़े गए थे। ऐसे अनेक हैं, इन सबकी जन्म कुंडलियां हैं, इनकी प्रॉपर्टीज की लिस्ट आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये क्यों कर रहे हैं जो ये कर रहे हैं। संघ से जुड़े हुए हैं अधिकांश। एक लक्ष्मीपुरी जी, जिनके पति पेट्रोलियम मिनिस्टर है, हरदीप पुरी साहब। अरे साहब, आपने राहुल जी को चिट्ठी लिखी, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। उनको चुप रहने का आदेश दिया, चलिए करिए। आप घर पे अपने पति से तो बोल देती कि तो यहाँ मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पूरी तरह से निशाने पर है, लेकिन अब ज्ञानेश कुमार कितने कब तक बचाव करते रहेंगे, कब तक सरकार बनवाते रहेंगे, इसको लेकर अब एक ज़बरदस्त आंदोलन तैयार हो रहा है। पूरा का पूरा विपक्ष एकजुट हो रहा है। और पप्पू यादव को सुनेंगे, पूर्णिया के सांसद, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार को तो जाना ही होगा, जवाब तो देना ही होगा। हाँ बिल्कुल, साफ तौर पे कहना है कि ज्ञानेश कुमार को जाना होगा, जवाब देना ही होगा। लेकिन बात वही है समीर जी की जब जाएंगे तब चले जाएंगे, तब तक तो पता नहीं क्या कर जाएंगे। हाँ, तब तक तो क्या कर जाएंगे। और ये कि 12 राज्यों में अगर इसी तरीके से एसआईआर हो गया जिस तरीके से हो रहा है, मतलब जिस तरीके से हुआ बिहार में, यानी बिहार में उस एसआईआर पर चुनाव भी हो गया, सरकार भी बन गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अभी तक ये मामला फंसा हुआ है कि एसआईआर कराने का अधिकार भी चुनाव आयोग को है या नहीं है। तो अभी वही संशय के घेरे में है। और उधर जो है 12 राज्यों में और शुरू हो गया। तो अब देखना है, सुप्रीम कोर्ट में 26 नवंबर पड़ी हुई है, उसमें सुनवाई होनी है। अब 26 नवंबर को क्या सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा। लेकिन फिलहाल बिहार में तो काम हो ही गया। बिहार में तो हो ही गया है। अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश 26 नवंबर को क्या कुछ आता है, हालांकि अभी आदेश आएगा या नहीं, अभी तो सुनवाई ही हो रही है। और इधर जो पप्पू यादव कह रहे हैं कि जेल तो जाना ही पड़ेगा ज्ञानेश कुमार को, क्यों जाना पड़ेगा, सुन लेते हैं उनको।
साजिश करके जीते, चोरी करके जीते और ज्ञानेश के दम पर जीते। ज्ञानेश को आज हो कल हो जेल तो जाना ही है, ज्ञानेश नहीं बचेंगे। ज्ञानेश की ताजीवन जेल में बीतेगी आने वाले समय में, आप लिख लो। जितनी बड़ी चोरी उसने की है लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ और संवैधानिक दायित्वों के साथ, सब कुछ सामने में है। एसआईआर है, फिर 22 लाख वोटर को जोड़ने का है, फिर जीविका को आप चुनाव आयोग में आपने जिम्मेदारी भी दे दी, उसके अकाउंट में पैसे भी दे दिए, वाह रे वाह। और 6 तारीख को और 22 लाख वोटर को जो जोड़ा वो भी पता नहीं, 14 लाख लगभग फर्जी वोटर। तो यहाँ पर जेल जाना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह की धांधली की है उन्होंने, जिस तरह के वो काम लगातार कर रहे हैं, उसके आधार पर ये तय है कि उनको जेल जाना पड़ेगा। पप्पू यादव का ये कहना है। और इधर अभी भी इन सब के बावजूद जिस तरह से 12 राज्यों में एसआईआर कराने की घोषणा की है मुख्य चुनाव आयुक्त ने, और उसमें भी इतनी जो जल्दबाजी दिखा रहे हैं, उसको लेकर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं। तमाम जगह में बीएलओ जो है, जिनको जिम्मा दिया गया है लोगों से फॉर्म भरवाने का, इकट्ठा करने का, वो बहुत दबाव महसूस कर रहे हैं और कई लोग अपनी जान देने पर भी उनको जान देने पर मजबूर हुए हैं। इस तरह की बहुत सारी खबरें आ रही हैं, कई राज्यों से खबरें आ रही हैं। इसको लेकर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों इतनी हड़बड़ी में मुख्य चुनाव आयुक्त दिख रहे हैं, ऐसी कौन सी जल्दबाजी है? हाँ बिल्कुल, ये पूछा जा रहा है कि कौन सी जल्दबाजी है। भाई पहले 2003 में जब स्पेशल रिवीजन हुआ था, तब भी 3 साल लगे थे समीर जी। तो 3 साल लगे थे, अब आप 1 महीने में ही करा लेना चाहते हैं। आखिर ऐसी कौन सी जल्दी है कि आपको 1 महीने में चाहिए? क्या मोदी जी मध्यावधि चुनाव कराने जा रहे हैं इसलिए जल्दी आपको कराना है ताकि बंगाल के साथ मध्यावधि चुनाव करा दिया जाए? तो मोदी जी की जो बैसाखियां टिकी हुई हैं, उन बैसाखियों की जरूरत ना पड़े, फिर 400 पार किया जा सके ज्ञानेश कुमार जी के जरिए। तो क्या इसलिए कराया जा रहा है? अगर इसलिए भी कराया जा रहा है तो ज्ञानेश कुमार जी बताएं भाई साफ तौर से कि इसलिए कराया जा रहा है, ये उनको बताना चाहिए इतनी जल्दी क्यों है। तो ये सवाल क्यों, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये सवाल उठाया था कि भाई आपने पूरे देश में एक साथ क्यों नहीं कराया, और जब चुनाव नहीं हो तब क्यों नहीं कराया आपने? अब आपने 1 महीने में काहे करा लिया, एक महीने के अंदर ही आप इसको करा रहे हैं। तो खैर चुनाव आयोग के अपने तर्क हैं, जो भी उनकी तरफ से तर्क दिया है, लेकिन सवाल तो ये निश्चित तौर पर उठ रहे हैं। इधर अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका सीधा आरोप यह है कि इस एसआईआर के जरिए विपक्ष के वोट काटे जा रहे हैं। ये वोट काटने का हथियार एसआईआर बन गया और इसके जरिए बीजेपी को मदद पहुंचाई जा रही है। बिल्कुल, और उन्होंने उस पर भी सवाल उठाए हैं कि इस जो बीएलओ जो एसआईआर में लगे हुए हैं, उन पर किस तरीके का दबाव बनाया जा रहा है। ये दबाव नहीं बनाया जाना चाहिए, इतने प्रेशर में उनसे काम नहीं करवाना चाहिए। सुनते हैं अखिलेश यादव को क्या कह रहे हैं उस एसआईआर को लेकर, और इसमें चुनाव आयोग की मंशा क्या है उसको लेकर। आदरणीय ममता बनर्जी जी और उत्तर प्रदेश में या विपक्षी दल और जगह भी या कांग्रेस पार्टी, इनका सबका मिलकर के यही प्रयास है कि वोटर लिस्ट अच्छी बने। और भारतीय जनता पार्टी जो खेल करना चाहती है, जो खेल हमें देखने को मिला बिहार में, कि तमाम वो सीटें आरजेडी हार गई, पॉपुलर पार्टी होने के बाद भी, सबसे पॉपुलर तेजस्वी चेहरा होने के बाद भी, जहां पर एसआईआर में सबसे ज्यादा वोट कटे थे। इसलिए एसआईआर में समय मिलना चाहिए। और देखिए कितनी सूझबूझ वाली बीजेपी पार्टी है जो चुनाव आयोग से मिली हुई है, कि जिस समय सबसे ज्यादा शादियां हैं, सबसे ज्यादा लोग व्यस्त हैं शादियों में, तब एसआईआर यूपी में चल रही है। और जब शादियां होती हैं तो लोगों को अपना काम भी होता है, शादियों में शामिल भी होना है। तो हमारी मांग यही रहेगी कि जब एसआईआर करा ही रहे हैं, और हमारा कोई विरोध नहीं उसमें, लेकिन समय तो बढ़ना चाहिए। और कम से कम भविष्य में चुनाव आयोग वोटर आईडी या आधार सरकार ऐसा बनाए जो डुप्लीकेट ना हो सके। कम से कम मेटल का कार्ड बने जो डुप्लीकेट ना बनाया जा सके, फर्जी ना बनाया जा सके। तो यहाँ किस तरीके से ये एसआईआर को लेकर आशंकाएं जताई जा रही हैं, और बीएलओस पे जो प्रेशर पड़ रहा है, और इस समय चूंकि शादियों का मौका होता है, यही अखिलेश यादव कह रहे हैं
कि उनके ऊपर एक और दबाव है, दूसरे यहाँ पर काम करने का दबाव। बहुत सारे ऐसे विजुअल्स आ रहे हैं अमलेंदु जी, जिसको लेकर जो ऑफिसर है यानी एसडीएम, एडीएम, ये अपने अधीनस्थ अधिकारियों को, कर्मचारियों को, खासतौर पर बीएलओ जो इस ड्यूटी में लगे हैं, उनको धमका रहे हैं और उनके ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि आप जल्दी से जल्दी काम करिए। 12-12, 14-14 घंटे उनसे काम करवाया जा रहा है। इस तरह की शिकायतें आ रही हैं। इन सब को लेकर सूर्य प्रताप सिंह हैं, रिटायर्ड आईएएस हैं और प्रमुख सचिव रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उन्होंने एक ट्वीट किया है और उन अधिकारियों को आड़े हाथों लिया है जो इस तरह का दबाव बीएलओस पर डाल रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि डंडा चलाने से पहले एसडीएम, एडीएम साहब एक दिन बीएलओ की फील्ड ड्यूटी करके देख लें, तभी समझ आएगा कि ये काम सच में 1 महीने में पूरा हो सकता है या नहीं। इतने महत्वपूर्ण कार्य में चुनाव आयोग को इतनी हड़बड़ी क्यों है? बीएलओ को धमकाकर आधे अधूरे कागज तो अपलोड हो जाएंगे, पर एसआईआर का काम अभी भी सही और भरोसेमंद नहीं होगा। समय सीमा बढ़नी चाहिए ताकि नामावली अपडेट गुणवत्ता के साथ हो सके, न कि दबाव में। वरना यदि ऊपर वालों को सिर्फ खाना पूरी ही चाहिए तो फिर डेडलाइन भी ठीक है और डंडा भी ठीक है, ये उन्होंने लिखा है और यही हो रहा है अमलेंदु जी। बिहार में जो एसआईआर कराया गया, एसआईआर वो भी एक देखा गया कि कितनी हड़बड़ी में और कितनी जल्दबाजी तो थी ही, कितना अड़ियल रवैया अपनाए रहा चुनाव आयोग कि वो उसी एसआईआर के जरिए मतदाता सूची तैयार करेगा और उसी पर चुनाव कराएगा। यही आशंकाएं जताई जा रही थी कि इसमें करोड़ों लोगों के नाम कटेंगे और नाम कटे भी बहुत सारे लोगों के, और नतीजा सामने है क्या कुछ हुआ। इसीलिए विपक्ष इस चुनाव की वैधता पर भी सवाल उठा रहा है और अब 12 राज्यों में इसको लागू किया जा रहा है और वहां भी 1 महीने के भीतर। उत्तर प्रदेश जैसे इतने बड़े राज्य में कैसे संभव है? बिल्कुल समीर जी, उत्तर प्रदेश जो है दुनिया का अगर कहा जाए तो 8वां देश है एक तरीके से, जनसंख्या की आबादी से के हिसाब से अगर देखा जाए तो दुनिया का 8वें देश का नंबर समझा जा सकता है उत्तर प्रदेश को। तो आप उत्तर प्रदेश और उसके मतलब सब बड़े ही राज्य हैं, उत्तर प्रदेश है, बंगाल है, केरल है, तमिलनाडु है, मतलब बड़े राज्य जो हैं वो सब आपने साथ लिए। मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, तो सब आपने बड़े राज्य के साथ लिए हैं। अब राजस्थान से भी खबरें आ रही हैं बीएलओ की जाने की, गुजरात से आ रही हैं, तो उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से इस तरह की खबरें आ रही हैं। एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो सूर्य प्रताप सिंह ने भी उसको किया था कि किस तरीके से एसडीएम साहब जो है बीएलओ को भद्दी धमका रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। उन्होंने उसी के संदर्भ में उन्होंने ट्वीट किया है। तो ये किया, हालांकि जब खुद डीएम थे सूर्य प्रताप सिंह तो खुद डंडा लेकर सड़क पर दौड़ पड़ते थे, तो वो ठीक है, उस समय शुरुआती दौर रहा होगा सूर्य प्रताप सिंह का। हो सकता है एसडीएम साहब का भी शुरुआती दौर रहा हो, झटके खाएंगे तो उसके बाद सुधर जाएंगे, जैसे सूर्य प्रताप सिंह जी को सद्बुद्धि दिया गई है, तो ऐसे हो सकता है। क्योंकि सूर्य प्रताप सिंह तो हमारे जिले में रहे हैं, समीर जी डीएम, हमने देखा है कि वो खुद डंडा लेकर जो थे वो दौड़ पड़ते थे। तो ये तो बहरहाल अलग मसला है, लेकिन बात उन्होंने इस समय कायदे की है सूर्य प्रताप सिंह ने, तो ये जो कायदे की बात है उसको तो अप्रिशिएट करना ही चाहिए। तो उन्होंने बहुत वाजिब सवाल जो है वो उठाए हैं कि भाई इस तरीके से आप कर्मचारियों पे, अच्छा बंगाल में तो बाकायदा आंदोलन हुआ कर्मचारियों उनका बीएलओस का, जी हाँ। और हम लोगों ने बताया था, ये खबर आई थी कि अकेले गाजियाबाद में 157 या 158 बीएलओ के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी गई। तो आप इस तरीके से एफआईआर दर्ज कराकर आखिर क्या चाहते हैं? क्या एक तो सरकारी कर्मचारी सीधा आपका कर्मचारी नहीं है चुनाव आयोग का, है ना, तो आप ऊपर से दबाव डाल रहे हैं। तो इसका मतलब कोई ऊपर से दबाव है कि हेरा फेरी करके किसी भी तरीके से मोदी जी का काम जो है वो करना है। विपक्ष तो यही आरोप लगा रहा है। अगर ये आरोप सही नहीं है और स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की जा रही है, तो इतनी हड़बड़ी क्यों है? इसका जवाब तो कम से कम चुनाव आयोग की तरफ से आना चाहिए। बिल्कुल, इतनी हड़बड़ी क्यों है? और हड़बड़ी इसलिए है, जो आरोप लग रहे हैं कि मनमाने तरीके से मतदाता सूची तैयार करनी है चुनाव आयोग को। एसआईआर का मामला चल रहा है, बिहार में जो करवाया गया वो मामला सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित है, लेकिन इन सब के बीच चुनाव आयोग इन 12 राज्यों में भी एसआईआर करा लेना चाहता है। और हड़बड़ी में 1 महीने के भीतर ही उसकी ये जिद है कि वो करा लेगा। क्यों कराएगा, इस पर सवाल उठ रहे हैं। पूरा विपक्ष उसको लेकर बार बार सवाल उठा रहा है, लेकिन जवाब चुनाव आयोग नहीं दे रहा है। हाँ, जवाब आते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से जब भी कोई सवाल पूछा जाता है चुनाव आयोग से। और महाराष्ट्र में शिवसेना के नेता हैं, विधायक हैं आदित्य ठाकरे, यही सवाल वो पूछ रहे हैं कि आखिर जब चुनाव आयोग से सवाल पूछा जाता है तो जवाब में बीजेपी के नेता क्यों उतर आते हैं? पिछले कई दिनों से महाराष्ट्र में विपक्ष वोट चोरी के बारे में बहुत सारी बातें लोगों के सामने ला रहा है। ये सिर्फ बातें नहीं, हवा में बातें नहीं, सत्य जो है वो हम लोगों के सामने ला रहे हैं। हम सत्यमेव जयते में विश्वास रखते हैं, सत्तामेव जयते में नहीं। लेकिन भाजपा की तरफ से अगर आप देखें तो सारे जो प्रश्न हम चुनाव आयोग को पूछते हैं
उत्तर आता है भाजपा से। भाजपा के प्रवक्ता आके जवाब देते हैं, और ये क्या इक्वेशन है हम अभी तक समझ नहीं पाए। अभी तक हम ये मानते आए थे कि चुनाव आयोग ये न्यूट्रल एजेंसी है। ऐसे भी दिन थे टीएन सेशन साहब के जो एक न्यूट्रल एजेंसी करके काम करते थे, लेकिन आज अगर आप देखें तो भाजपा के दफ्तर से ही, भाजपा के कार्यालय से ही चुनाव आयोग का काम चलता है। पिछले कई दिनों में आपने देखा होगा हमने जो मोर्चा निकाला था या चुनाव आयोग को जाके मिलके भी आए थे, फिर वो राज्य चुनाव आयोग हो या फिर उनके नीचे के जो सारे लोग अभी महापालिका में काम कर रहे हैं, मुंबई हो, पुणे हो, ठाणा हो, नागपुर, नासिक, लगभग 29 महानगर पालिका भी शायद जनवरी में ये सोच रहे हैं कि हम चुनाव उसमें लागू करें। लेकिन ये सारी जो बातें हैं, डबल वोटर्स की हो, ट्रिपल वोटर्स की हो, 10x10 की खोली में 50 लोगों के हो रजिस्ट्रेशन की, या किसी दुकान पे किसी का रजिस्ट्रेशन हुआ होगा, नवी मुंबई में तो किसी एक सुलभ शौचालय पे भी 5-6 लोगों का रजिस्ट्रेशन वोटर करके हुआ है। वहां के म्यूनिसिपल कमिश्नर के घर के नाम पे ऑफिशियल बंगलों पे 105 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ था। ये सारी बातों पे हमने तो ऑब्जेक्शन लिए हैं, लेकिन अगर आप ही हमें बता रहे हैं कि केंद्र का चुनाव आयोग राज्य के चुनाव आयोग को समय नहीं दे रहा है, तो फिर आम जनता जाएगा। तो ये सवाल उठा रहे हैं आदित्य ठाकरे कि सवाल जब चुनाव आयोग से पूछा जाता है, उंगलियां चुनाव आयोग की तरफ उठती हैं, चुनाव आयोग जवाब नहीं देता है, लेकिन जवाब देते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। पहले भी ये सवाल उठ चुके हैं, और जैसे ही चुनाव आयोग पर कोई सवाल होगा, राहुल गांधी ने जिन जगहों का जो एक बताया कि कैसे यहाँ पर पूरी चुनावी प्रक्रिया को हाईजैक करने की कोशिश की है चुनाव आयोग ने, तब भी जवाब आए बीजेपी के बड़े नेताओं की तरफ से। तो ये सवाल पूछा जाता है और यही आरोप लगते हैं कि बीजेपी और चुनाव आयोग का ये दोनों मिलकर पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को, चुनावी प्रक्रिया को ध्वस्त करने का काम कर रहे हैं। इसीलिए बीजेपी, जब आरोप लगते हैं चुनाव आयोग पर, तो बीजेपी समर्थन में आती है, और बीजेपी के ऊपर जब सवाल उठते हैं तो फिर चुनाव आयोग उसको जस्टिफाई करने लगता है। तो ये जो दोनों के बीच का नेक्सस है, आखिर ये क्यों है, और ये इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को कहाँ पहुँचाएगा, ये सवाल उठ रहे हैं। पूछा जा रहा है चुनाव आयोग से, लेकिन चुनाव आयोग की ओर से जवाब नहीं आ रहा है। आखिर क्यों नहीं आ रहा है? तो अब इसको लेकर अब बड़े आंदोलन की तैयारी भी हो रही है, तमाम जगहों पर प्रदर्शन हो भी रहे हैं। चुनाव आयोग के खिलाफ SIR को लेकर भी तमाम जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं, और घिरा हुआ है चुनाव आयोग, लेकिन फिर भी विपक्ष को लगातार वो इग्नोर कर रहा है। हाँ, विपक्ष को लगातार इग्नोर कर रहा है समीर जी, और चुनाव आयोग घिरा हुआ है। और चुनाव आयोग के बचाव में बीजेपी किस तरीके से आगे आती है, ये जो आदित्य ठाकरे कह रहे हैं, आदित्य ठाकरे ने तो कल कहा, इसको आज फिर साबित कर दिया भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, प्रवक्ता भी पता नहीं है कि नहीं है, रहे हैं, और केंद्र में भी मंत्री रहे, बिहार में भी मंत्री रहे, शाहनवाज हुसैन, उन्होंने जो है उसको तुरंत आज साबित किया कि आदित्य ठाकरे ने कहा कैसे कि चुनाव आयोग के बचाव में बीजेपी आ जाती है। तो आज शहनवाज हुसैन साहब बीजेपी की तरफ से जो है चुनाव आयोग के बचाव में उतरा है सामने। क्या कहा है हम लोग सुन सकते हैं, शहनवाज सुन सकते हैं। लेकिन शहनवाज हुसैन की चर्चा काफी हो रही है अमलेंदु जी। एक तो वो केंद्र में मंत्री थे, केंद्रीय स्तर के नेता थे, उनको बनाया गया, बाद में बिहार में उद्योग मंत्री बनाया गया, बाद में नीतीश कुमार जब फिर से लौटे बीजेपी के साथ तो उन्होंने उनको मंत्री नहीं बनाया, अब एक बार फिर वो वहां भी नहीं मंत्री हैं। और अब ये लोग उनसे पूछ रहे हैं कि आगे क्या उनके लिए केंद्र में कोई जगह तैयार हो रही है, कोई और जगह? हाँ, पहले तो उनका ग्रेजुएशन से इंटर कराया गया, फिर इंटर से हाई स्कूल करा दिया गया है जी। तो अब वो हाई स्कूल के बाद भी अब वो मैट्रिक मतलब आएंगे, इसमें 8वीं पास करेंगे, क्या करेंगे ये देखा जाएगा। लेकिन सवाल तो उठ रहे हैं कि भाई आप पहले केंद्र में मंत्री थे, फिर आप जाके बिहार में राज्य में मंत्री बन गए। हालांकि ऐसा तो होता रहता है, रामकृपाल यादव केंद्र में मंत्री थे, अब जाके वो राज्य में मंत्री बने हुए, राज्य से भी हटा दिया, इनको राज्य से भी हटा दिया गया, और कोई दूसरे जमा खां जो है वो मंत्री बना दिए गए। वो तो जेडीयू के हैं, तो बीजेपी ने इनको मतलब किनारे कर दिया। हालांकि घर में इनके पूजा वूजा अच्छी होती है, अच्छे तरीके से होती है, शहनवाज साहब के ये बताया जाता है, हमने तो देखा नहीं, लेकिन चर्चाएं जो सोशल मीडिया पर। लेकिन सुनते हैं कि क्या कहा उन्होंने, चुनाव आयोग का बचाव वो किस तरीके से कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, ये भी बड़ा सवाल है। शहनवाज हुसैन भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। देखिए, राहुल गांधी आईने को साफ कर रहे हैं, खुद का चेहरा नहीं साफ कर रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि उनको हार पे हार मिल रही है, और वो संवैधानिक संस्था पर हमला करना उनकी आदत हो गई है, लत लग गई है, और ये लत पूरी तरह गलत लग गई है। वो जब हारते हैं तब इलेक्शन कमीशन को दोषी कर देते हैं, SIR को जिम्मेदार ठहरा देते हैं, जबकि जमीन पर कांग्रेस लड़ी नहीं, आपस में लड़ रहे थे। वहां पर कांग्रेस के नेता RJD के नेता से लड़ रहे थे,
उनकी हार तय थी। शुक्र माने कि दिल्ली में तो 0 मिला था, बिहार के लोगों ने 6 सीट दे दी। इसके लिए बिहार की जनता का धन्यवाद करें और उनको रैली में बिहार की जनता का धन्यवाद करना चाहिए कि 6 सीट कम से कम दे दी, और वो भी लोग ऐसे जीते हैं जो अपनी शख्सियत पे जीते, नहीं तो प्रशांत किशोर की तरह 0 पे आउट होने वाले थे। तो ये शाहनवाज हुसैन पूछ रहे हैं कि क्यों इनकी आदत पड़ गई है, यानी विपक्ष के नेताओं की चुनाव आयोग पर। और स्वाभाविक है, शाहनवाज हुसैन कहेंगे बीजेपी के नेता हैं, हर जगह चुनाव आयोग, जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि वो बीजेपी की सरकार बना रहा है, तो शाहनवाज हुसैन तो सवाल नहीं उठाएंगे चुनाव आयोग पर, यही वो बताने की कोशिश भी कर रहे हैं। हाँ, यही बताने की कोशिश कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि साथ में खड़े होना चाहिए चुनाव आयोग के, तो वो खड़े हो रहे हैं। चूंकि मोदी जी भी कह चुके हैं कि चुनाव आयोग क्या मतलब मोदी जी जो थे बचाव में एकदम से उतरे थे चुनाव आयोग के कि अब ये इस तरीके से हमला किया जा रहा है, और ईडी और सीबीआई जैसे साथियों कहा शब्द इस्तेमाल किया था कि जैसे साथियों पर भी जो है विपक्ष हमला कर रहा है। तो जब मोदी जी कह चुके हैं कि ईडी और सीबीआई और चुनाव आयोग जैसे साथी जो हैं, तो फिर ये तो साथियों के बचाव में उतरना कर्तव्य हो जाता है, तो वो साथ में उतर रहे हैं। लेकिन राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, कांग्रेस के नेता हैं टीकाराम जूली, उन्होंने साफ तौर पर कहा है, जो बात अखिलेश यादव ने कही है वही बात टीकाराम जूली ने भी कही है कि इनका जो एसआईआर है, इसका उद्देश्य हर विधानसभा क्षेत्र में 5 से 10 हजार वोट कांग्रेस के काटना है। बिल्कुल, और जो अमलेंदु जी याद होगा, जगदानंद सिंह ने बिहार में कहा कि हर विधानसभा में 25,000 वोट पहले ही डाले हुए थे। बड़े वरिष्ठ नेता हैं आरजेडी के, उनका ये आरोप था, उसकी चर्चा हम लोग यहाँ कर चुके हैं। खैर, सुनते हैं कांग्रेस नेता टीकाराम जूली, जो राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष है, वो क्या कह रहे हैं। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार की बातें कर रही है, हम ये नहीं कह रहे कि हार जीत की बात किसी सीट पे है। वोटों का आप देखिए, कई जगह हार जीत 1 वोट से भी होती है, कहीं जगह हार जीत 100-200 की भी होती है, कहीं जगह हार जीत 2-5-10 हज़ार की भी होती है। तो जहाँ कम मार्जिन होता है, वहाँ अगर मान लो आप एक बूथ पे 20 वोट काट दो और ऑन एवरेज अगर 250 बूथ हैं, तो फिर कितना फर्क पड़ेगा। तो ये जो बूंद बूंद से घड़ा भरता है, एसआईआर के माध्यम से इन लोगों का प्लान यही है कि हर विधानसभा में जो है 5,000 से 10,000 वोटों के बीच में वोट काट दिए जाएं कांग्रेस समर्थित, और ये लोग जीत जाएंगे। इतना ही तो डिफरेंस रहता है, कोई इधर से उधर 100 के 100% वोट एक तरफ थोड़ी आते हैं किसी भी पार्टी को। तो ये प्लानिंग इनकी रहती है, इसलिए हम इसके विरोध कर रहे हैं, इसकी प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं, जिसकी वजह से लगातार जो है बीएलओ सुसाइड करते जा रहे हैं। आज भी एक बीएलओ ने गुजरात के अंदर सुसाइड किया है, राजस्थान के अंदर भी किया है, अन्य स्टेट के अंदर भी किया है। तो इसकी जो प्रक्रिया है, जो तरीका है, वो गलत है। हमें इसको विरोध है, इसके लेकर राहुल जी ने यात्रा भी निकाली है, और अभी जो है दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट भी हम इसको लेकर, एक बड़ी रैली भी दिल्ली के अंदर हम करेंगे। तो ये किस तरीके से एसआईआर के जरिए क्या कुछ करने की तैयारी हो रही है चुनाव आयोग की तरफ से, ये कह रहे हैं टीकाराम जूली। और यही नहीं, इसमें जो हड़बड़ी दिखा रहा है चुनाव आयोग, इतनी जल्दबाजी दिखा रहा है, उसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। अखिलेश यादव ने भी वही बात कही, और वही बात लगातार विपक्ष के तमाम नेता कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने एक ट्वीट किया है, और इस हड़बड़ी का जो नतीजा दिख रहा है, बीएलओस पर कितना प्रेशर, कितना दबाव आ रहा है, उसका जिक्र करते हुए कांग्रेस पार्टी ने और तमाम एक सूची भी एक जारी की है कि किन लोगों को ये दबाव में उन्हें अपनी जान देनी पड़ी है। लिखा है कि देश के हर कोने से बीएलओस की मौत से जुड़ी दुखद और चिंताजनक खबरें सामने आ रही हैं। हाल ही में गुजरात के बीएलओ अरविंद वारेड जी ने एसआईआर करवाने से जुड़े दबाव से हारकर खुदकुशी कर ली। वहीं गुजरात के बीएलओ रमेश भाई परमार जी, मध्य प्रदेश के भुवन सिंह चौहान और राजस्थान के एसआईआर सुपरवाइजर संतराम जी की मौत हो गई। ये सभी एसआईआर के कारण मानसिक तनाव से जूझ रहे थे। इससे पहले भी राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल और तमिलनाडु से बीएलओस की मौत से जुड़ी खबरें आ चुकी हैं। नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग एसआईआर के जरिए वोट चोरी को अंजाम देना चाहते हैं, इसलिए इसमें जल्दबाजी की जा रही है, जिसकी कीमत लोग अपनी जान देकर चुका रहे हैं। वोट चोरी करवाने के लिए ज्ञानेश कुमार लोगों की जान लेने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। चुनाव आयोग के हाथ निर्दोषों के खून से रंग चुके हैं। शर्मनाक ये ट्वीट किया है, और उसमें
जिन लोगों का वो पूरी एक लिस्ट भी जारी की है किन किन राज्यों में कहाँ बीएलओज ने, ये ट्वीट है कि कहाँ बीएलओज इनको इन दबाव में आकर खुदकुशी करनी पड़ी है, ये कांग्रेस कह रही है। और ये इस तरह की खबरें लगातार आ रही हैं, तमाम जगहों से आ रही हैं। हालांकि इसको लेकर सवाल भी उठ रहे हैं, विरोध भी हो रहा है और कई जगह पर इन सब चीज़ों को लेकर विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। गुवाहाटी में भी विरोध प्रदर्शन हुआ, हालांकि असम में एसआईआर नहीं हो रही है, वहां एसआर हो रहा है। ये विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें हैं। कांग्रेस पार्टी ने वहां विरोध प्रदर्शन किया है एसआईआर के खिलाफ, एसआर के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ, और किस तरीके से एसआईआर के जरिए विपक्षी वोटों को काटने और सत्ता पक्ष के वोटों को बढ़ाने की साजिश की जा रही है, ये लगातार सवाल उठ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये लगातार सवाल उठ रहे हैं और ये आरोप सीधे सीधे लग रहे हैं कि ये मोदी जी के कहने पर ये किया जा रहा है। ये विपक्ष का आरोप है साफ तौर पर, ये बीजेपी के कहने से ये किया जा रहा है। और बीजेपी के वोट जो हैं, मतलब बीजेपी को चुनाव जिताने के लिए विपक्ष के वोट काटे जा रहे हैं और बीजेपी के फर्जी वोट जोड़े जा रहे हैं। ये सीधा सीधा विपक्ष का आरोप है। टीकाराम जूली जो राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, कांग्रेस के नेता हैं, उनको भी हम लोगों ने सुना। अखिलेश यादव को भी हम लोगों ने सुना, वो भी साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि एसआईआर के जरिए वोट डिलीट किया जा रहा है, बिहार में इसके जरिए चुनाव जीता गया। आरजेडी ने साफ तौर पर जो है सवाल किया है कि भाई कि यहाँ कितने वोट काट दिए गए, या चुनाव जो है ये जीता नहीं गया या चुनाव लूटा गया है, ये उनका सीधा सीधा आरोप है। आदित्य ठाकरे साफ तौर पर कह रहे हैं कि सवाल पूछो, चुनाव आयोग से जवाब देने भारतीय जनता पार्टी आ जाती है। और आदित्य ठाकरे के आरोप को सच साबित करने के लिए सामने तुरंत आ जाते हैं शाहनवाज हुसैन, बीजेपी के प्रवक्ता। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है चुनाव आयोग और बीजेपी का, इसको बीजेपी खुद जो है समीर जी वो साबित कर देती है। जी बिल्कुल, वो साबित कर देती है कि निश्चित तौर पर चुनाव आयोग के साथ उसकी मिली भगत है, क्योंकि जैसे ही चुनाव आयोग पर सवाल उठते हैं बीजेपी के नेता प्रवक्ता तुरंत उसके बचाव में आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं, ये सवाल उठ रहा है। और चूंकि कई चुनाव के नतीजे ऐसे बता रहे हैं कि किस तरह से जो आरोप पहले लग रहे थे कि इन आरोपों के जरिए चुनाव आयोग बीजेपी की मदद कर रहा है, बीजेपी की सरकार बनवा रहा है, वो आरोप बिल्कुल वैसे ही सही साबित होते दिखाई पड़े हैं। चाहे वो हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो या फिर अभी ताज़ा तरीन बिहार हो। लेकिन चुनाव आयोग जवाब नहीं दे रहा है, जवाब दे रहे हैं यहाँ पर बीजेपी के नेता। और इन सब के बीच चुनाव के अलावा अमलेंदु जी, एक बार फिर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर अपनी उस बात को दोहराया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई को, यानी ऑपरेशन सिंदूर को उन्होंने दबाव डालकर प्रधानमंत्री पर रुकवाया। एक बार फिर उन्होंने कहा है। हाँ, एक बार फिर कहा है और ये 62वीं बार है। जी हाँ, ये 62वीं बार ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने दबाव देकर रुकवाया। और जिस तरीके से जयराम रमेश ने दावा किया था कि मोदी जी वहाँ नहीं जाते जहाँ ट्रंप जाते हैं, जहाँ ट्रंप नहीं जाते मोदी जी वहाँ चले जाते हैं। तो मोदी जी अब जोहान्सबर्ग गए हुए हैं और वहाँ चूंकि ट्रंप नहीं जा रहे हैं तो इसलिए मोदी जी वहाँ पहुंच गए हैं। तो ये भी देखिए, लेकिन ट्रंप ने एक बार फिर वो बात दोहरा दी। हाँ, गए भले नहीं, लेकिन ट्रंप ने फिर एक बात दोहरा दी। तो हो सकता है कि उनका प्रतिनिधि कोई जो जा रहा है वो वहां इस बात को कह दे। जी हाँ, तो ये भी हो सकता था। इसका क्या जवाब आएगा ये देखना। जब 62 बार ट्रंप ने कहा है तो कम से कम एक बार तो मोदी जी के श्री मुख से ट्रंप को जवाब आना ही चाहिए समीर जी। जी बिल्कुल, सुनते हैं क्या कहा है ट्रंप ने। और ये जैसा अमलेंदु जी बता रहे हैं कि अब तक 62 बार हो चुके हैं यहाँ, वो जब उन्होंने ये बात कही है, दोहराई है कि ऑपरेशन सिंदूर को दबाव डालकर, ट्रेड का, व्यापार का दबाव डालकर रुकवाया। सुनते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा। I don't want to predict. I would have said that would have been one of my early ones. I did 8 peace deals of countries, including India, Pakistan. You could even go, in fact, they're coming here in a week or two, go to the Congo and Rwanda. That was 10 million people dead, and we worked something out on that. But so many. And the one I thought would have been, for me, because I have a very good relationship with President Putin, I thought that would have been maybe quicker. But it does take two to tango. And now you just see all the death. And, you know, it doesn't affect us other than the fact that we don't want to see all those people that really is on the other side of the ocean. It's a war that should have never happened. It did happen. I blame the person also sitting right behind.
तो ये क्या 62वीं बार कह रहे हैं कि कैसे उन्होंने युद्ध रुकवाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर खामोश हैं पूरी तरह से। पार्लियामेंट में इस मुद्दे पर चर्चा भी हुई 2 दिनों की, लेकिन उसमें भी एक बार भी डोनाल्ड ट्रंप का या अमेरिका का नाम नहीं लिया उन्होंने। हाँ बिल्कुल, एक बार भी डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं लिया और एक बार भी जो है उन्होंने एक नाम नहीं लिया, मतलब ये कोई जवाब नहीं दिया डोनाल्ड ट्रंप को। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार पीठ थपथपा दी थी, माय डियर फ्रेंड मोदी कह दिया था, तो तुरंत आके जो था सोशल मीडिया पर उन्होंने कहा। अच्छा, उसमें भी जो माय डियर फ्रेंड कहा, उसमें भी जो कहा ट्रेड डील होगी, उस बात को गोल कर गए। लेकिन वो इतना सुन लिया उस बधाई में कि उनको बधाई, उनका नाम ले लिया है। तो बस ये तो नाम तो भाई वो कह रहा है 62 बार कि रुकवाया, तो इसका जवाब आना चाहिए। हमारे जो विदेश मंत्रालय उसकी तरफ से एक आई थी थोड़ी सी टिप्पणी, लेकिन वो भी सीधे सीधे ट्रंप का नाम लेने से बचाया गया उसमें भी। तो सवाल ये है कि अगर ट्रंप बार बार खुलकर कह रहे हैं तो आप क्यों नहीं ले रहे। और अभी जो 800 पन्नों की रिपोर्ट आई है अमेरिकी सरकार की, वो तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। वो सीधा सीधा भारत का एक तरह से कहा जाए अपमान है, और इसका जवाब कम से कम सरकार की तरफ से जाना चाहिए कि हम आपकी इस रिपोर्ट को खारिज करते हैं, ये झूठ पर आधारित है। ये भी अभी तक जो है वो नहीं आया है, तो ये बहुत चिंता का विषय है। बिल्कुल, यहाँ से कोई किसी तरह का जवाब नहीं आ रहा है, यानी एक तरीके से आप उसको स्वीकार कर रहे हैं और आप कह भी नहीं रहे हैं, ना तो आप उसके बारे में कोई चर्चा कर रहे हैं और ना ही मैसेज दे रहे हैं कि बार बार वो क्यों अपनी बात को दोहरा रहे हैं कि भारत पर उन्होंने दबाव डाला है। तो ये इस तरह की बार बार वो दबाव डाल रहे हैं, तो कोई ना कोई कारण तो इसके पीछे जरूर होगा क्यों कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि प्रधानमंत्री खामोश क्यों हैं, उनके पीछे उनके ऊपर ऐसा क्या दबाव है, क्या वजह है, ये सवाल विपक्ष लगातार पूछ रहा है। जब जब ट्रंप के बोलते हैं तब तक जयराम रमेश का एक ट्वीट आता है अमलेंदु जी। हाँ बिल्कुल, जब जब ट्रंप बोलते हैं तब तक जयराम रमेश का एक ट्वीट आता है, और जब जब मोदी जी कहीं जाते हैं और जब जब मोदी जी कहीं नहीं जाते हैं तब भी जयराम रमेश का ट्वीट आता है। अब मोदी जी जा रहे हैं जोहान्सबर्ग, तो जयराम रमेश का कल आया था ट्वीट, हम लोगों ने दिखाया था कि जोहान्स क्या कहा उन्होंने साफ तौर पर, और ये और जब नहीं जाते हैं तब भी जो वो आ जाता है किस तरीके से। अब जो मोदी जी गए हुए हैं और जो अच्छा इधर कल से जो है समीर जी, वो जो नए जो लेबर श्रम कानून जो थे वो लागू हो गए, और उसकी मोदी जी ने बड़ी तारीफ की कि भाई अब तो जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। हमारा उद्योग जगत जो है उसने भी समीर जी इसको लेकर जो है बहुत प्रशंसा की कि अब जो है नौकरियों की बाढ़ आ जाएगी एकदम से। तो अब नौकरियों की बाढ़ आएगी क्या आएगी तो देखा जाएगा, लेकिन नौकरी करने वालों की जान आफत में आ जाएगी, इतना तो साफ तौर पर समझा जा रहा है ना। तो अब ये जो शोषण जो अब तक होता था, जिसको शोषण कहा जाता था, उसको इन लेबर लॉस के जरिए संस्थागत रूप दे दिया गया है। जयराम रमेश ने इन लेबर लॉस के ऊपर एक ट्वीट किया है समीर जी, और उस ट्वीट में उन्होंने क्या कहा है ये आप बता सकते हैं कि उन्होंने क्या कहा। हालांकि वो ट्वीट अंग्रेजी में है और आप हिंदी में वो बता सकते हैं कि क्या कहा। वो ट्वीट हम देखते हैं। जयराम रमेश ने लिखा है कि लेबर से जुड़े 29 मौजूदा कानूनों को 4 कोड में रीपैकेज किया गया है। इसे किसी क्रांतिकारी सुधार के तौर पर इसकी मार्केटिंग की जा रही है, जबकि नियम अभी तक नोटिफाई भी नहीं हुए हैं। लेकिन क्या ये कोड भारत के मजदूरों की श्रमिक न्याय के लिए इन 5 जरूरी मांगों को हकीकत बना पाएंगे? नंबर 1, मनरेगा समेत हर दिन 400 रुपए का नेशनल मिनिमम वेज। नंबर 2, हेल्थ का अधिकार कानून जो 25 लाख रुपए का यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज देगा। नंबर 3, शहरी इलाकों के लिए एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। नंबर 4, सभी अनऑर्गेनाइज्ड मजदूरों के लिए पूरी सोशल सिक्योरिटी, जिसमें लाइफ इंश्योरेंस और एक्सीडेंट इंश्योरेंस शामिल है। नंबर 5, सरकार के मुख्य कामों में कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी देने को रोकने का वादा। मोदी सरकार को कर्नाटक की कांग्रेस सरकार और राजस्थान की पिछली सरकार के उदाहरणों से सीखना चाहिए, जिन्होंने नए कोड से पहले अपने ज़बरदस्त गिग वर्कर कानूनों के साथ 21वीं सदी के लिए लेबर रिफॉर्म की शुरुआत की थी। तो ये उनकी ये टिप्पणी है। और यहाँ वही है कि जब कुछ भी आ जाता भी नोटिफाई नहीं हुए हैं, लेकिन मीडिया में इसकी ज़बरदस्त चर्चा चल रही है कि कितना बड़ा ये रिफॉर्म आ गया है, उसी को बताया है जयराम रमेश ने। और इधर मीडिया में कुछ और भी खबरें आ रही हैं अमलेंदु जी की, कैसे कर्नाटक की सरकार को लेकर कैसा लग रहा है जैसे वहां कर्नाटक की सरकार जाने वाली। डीके शिव कुमार के लोग यहां पर धरना दिए हुए हैं, जबकि 10-5 विधायक आए हुए थे अपने किसी काम से, ये खबरें हैं। और डीके शिव कुमार ने भी उस पर सफाई दी है, क्या कहा है उन्होंने वो भी सुनेंगे। लेकिन किस तरीके से कल परसों से ही ये न्यूज़ बड़ी तेजी से फैल रही है। हाँ, बड़ी तेजी से फैल रही है। और समीर जी, वो सोशल मीडिया पर जो कुछ पत्रकारों का वेश धरे
पड़ी हुई, कुछ ट्रोल्स जो बीजेपी के हैं उन्होंने कल बड़ा चलाया। एक ने लिखा कि वो छटपटा सकते हैं, डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। तो हमने उस पर लिखा कि हाँ बिल्कुल ठीक, वैसे ही जैसे अमित शाह छटपटा सकते हैं, प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। तो अगर छटपटाहट डीके शिव कुमार की है तो ये छटपटाहट अमित शाह की भी तो होनी चाहिए ना। जी बिल्कुल। कि अमित शाह नहीं बनना चाहते प्रधानमंत्री, उनका सपना नहीं है प्रधानमंत्री बनने का, या योगी आदित्यनाथ का सपना नहीं है प्रधानमंत्री बनने का, या मुरली मनोहर जोशी का नहीं था सपना, या आडवाणी जी का सपना नहीं था मुख्यमंत्री बनने का। तो सुन सकते हैं कि क्या कहा डीके शिव कुमार ने। लेकिन जब छटपटाहट की बात आ ही गई है तो मुरली मनोहर जोशी ने आईना दिखाया था मार्गदर्शक मंडल की तरफ से मोदी सरकार को, वो भी हम लोग जी बिल्कुल पहले सुनते हैं डीके शिव कुमार ने क्या कहा है। Sir, it's been read in different ways, sir. It's been read all 140 members are eligible to become minister, chief minister, everything they can become. Now no question is there. Honorable Chief Minister is there. He said that he will come to complete 5 years. I wish him all the best. We will all work with him. Sir, यारे माताडिದ್ರು माತು मुख्य। तो सीधे तौर पर शिव कुमार कह रहे हैं कि यहाँ कोई इस तरह का विवाद नहीं है और योग्यता की बात है तो जो सारे कार्यकर्ता और विधायक वो सब योग्यता रखते हैं चीफ मिनिस्टर बनने की। तो ये है, लेकिन ये खबरें लगातार चल रही हैं कि कैसे कर्नाटक में सरकार अस्थिर है, लेकिन जिनको कहा जा रहा है कि वो अस्थिर करने में लगे हुए हैं वो खुद ही इसका खंडन कर रहे हैं। और जो अभी चर्चा अमलेंदु जी कर रहे थे कि कैसे जो मार्गदर्शक मंडल में डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी बीजेपी के बड़े वरिष्ठ नेता हैं उनको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से जो बिहार चुनाव में प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि रिश्वत देकर चुनाव जीता गया है, उसी को लेकर कभी मुरली मनोहर जोशी ने कुछ किया था, वो कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया है। वो हम देखते हैं, उसमें प्रधानमंत्री का भी बयान है और मुरली मनोहर जोशी का भी, और लिखा भी है कांग्रेस पार्टी ने कि मार्गदर्शक मंडल के लोगों से इनको सीखना चाहिए कि मार्गदर्शक मंडल के लोग, इसीलिए तो उनको मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया है अमलेंदु जी, कि इस तरह की सीख ना देने पर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मार्गदर्शक मंडल में जो उनको डाल दिया गया है कि मार्गदर्शक मंडल से जो है वो सीख ना लेने पाए, मतलब कोई सीख ना लेने पाए। अब ये ठीक है कि मार्गदर्शक मंडल जो है वो क्या कह रहा है और ये क्या कहते हैं, ये ठीक है, लेकिन जो कहा है उन्होंने मुरली मनोहर जोशी ने, मुरली मनोहर जोशी ने साफ तौर पर यही मतलब कहा था कि ये जो विकास है जिसकी बात की जा रही है तो विकास इस तरीके से नहीं होता और 10,000 रुपए से विकास नहीं हो सकता। ये उनका एक तरीके से कहना था समीर जी, मुरली मनोहर जोशी का। उसमें कांग्रेस पार्टी का जो ट्वीट है कि मार्गदर्शक मंडल ने दिखाया मोदी को आईना, वो देखते हैं उस ट्वीट को भी, और जो उसमें प्रधानमंत्री मोदी का बयान और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी उनका बयान, वो दोनों का है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि चुनाव में पैसे बांटूंगा और मुरली मनोहर जोशी कह रहे हैं ऐसे नहीं होता विकास। सुनते हैं इन दोनों की बातें क्या कह रहे हैं। और ये वो ट्वीट है, मार्गदर्शक मंडल ने दिखाया मोदी को आईना, मोदी जी कह रहे हैं कि चुनाव में पैसे बांटूंगा और मुरली मनोहर जोशी कह रहे हैं ऐसे नहीं होता विकास। तो खैर ये है और इसको कांग्रेस पार्टी ने बताया है, तो जाहिर सी बात है ये कहा भी जाता है कि इसीलिए जो तमाम लोग थे मार्गदर्शक मंडल में डाल दिए गए, और अब तो मार्गदर्शक मंडल में डालने की भी औपचारिकता नहीं निभाई जाती, लोगों को बाहर कर दिया जाता है। हाँ, 75 साल होने पर प्रधानमंत्री ज़रूर कहीं बाहर नहीं हुए, वो फिर से एक बार उन्होंने प्रधानमंत्री का पद संभाला और 75 साल पूरा होने के बाद भी उस पर बने हुए हैं। उनकी पार्टी के जो नेता हैं वो कहते हैं कि अभी 2029 नहीं बल्कि अभी आगे तक बने रहेंगे। हाँ बिल्कुल, ये कहते हैं वो आगे तक बने रहेंगे, 29 नहीं 34 तक। राजनाथ सिंह तो कह चुके हैं कि 34 तक नहीं है। अरे भाई आगे ही बढ़ के कह देते 2047 तक नहीं है। विकसित भारत का सपना जब बनेगा तब तक, चूंकि 2022 में आमदनी दुगनी होनी थी किसानों की और किसी के मतलब कोई बेघर नहीं रहना था, सबके सिर पे छत होनी थी। मेरे सिर पे तो अभी तक छत नहीं है समीर जी, बाकी को मतलब देश की जानूँ क्या जानूँ कि मेरे सिर पे तो अभी भी छत नहीं है। तो ये जो है वो होनी थी तो वो नहीं हुआ। तो इसी तरीके से 2047 तक की बात कही जाए, फिर कहे राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि 2034 तक कोई वैकेंसी नहीं है। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से अब चुनाव आयोग बुरी तरह से घिरा है और विपक्ष के निशाने पर है, एक बड़े आंदोलन की तैयारी हो रही है, वो उसके लिए बड़ी चुनौती है, मुसीबतें हैं, लेकिन अभी भी चुनाव आयोग की ओर से विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं आ रहा है। बीजेपी के नेता जरूर उन सवालों का जवाब देने के लिए आगे आ रहे हैं और विपक्ष यही पूछ रहा है कि आखिर बीजेपी के नेताओं को चुनाव आयोग का बचाव करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है।
उधर बिहार में जिस तरीके से मंत्रिमंडल के विभागों का, मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हुआ है, उसको लेकर अब ये चर्चाएं और तेज हो गई हैं कि बीजेपी ने कुर्सी पर, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तो नीतीश कुमार को बैठा दिया है, लेकिन सरकार वही चलाएगी, ये संदेश वो बार बार दे रही है। खैर, बहुत सारी चीज़ें हैं, आगे क्या कुछ होता है, चाहे वो चुनाव आयोग की भूमिका हो या फिर बिहार में सरकार या फिर देश दुनिया में और क्या चीज़ें चल रही हैं, इन सब पर रहेगी हमारी नज़र। आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।